अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फेडरल क्लास की बायोलॉजी के अंदर हम जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसके दो पार्ट्स जो है वो मैं बता चुका हूँ, वो डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है, इसके अंदर वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे इसके ऊपर आएँ, इस पिक्चर के ऊपर जिसके अंदर सब कुछ समराइज़ किया हुआ है ना। लास्ट टाइम हमने एड्रिनल्स तक की बात की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोनेड्स। गोनेड्स में पता है स्पेशल टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इनका काम ना सिर्फ हार्मोन सिक्रीशन होता है बल्कि ये गैमेट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फीमेल के अंदर ओवरीज हैं, मेल के अंदर टेस्टिस हैं। ओवरीज ओवम प्रोड्यूस करती हैं और टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज की अगर हम बात करें तो इनका जो एंडोक्राइन रोल है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना है। ईस्ट्रोजन आपको बताया कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उस फॉलिकल के अंदर एक तो ओवम होता है, ओवम के अराउंड लेयर होती है सेल की, ठीक है, और बीच में फ्लूइड होता है। तो ये जो सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हार्मोन चाहिए होता है जो कि ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो FSH होता है। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता रहता है वैसे वैसे वो FSH को डिक्रीज करवाता रहता है। तो ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक है FSH के ऊपर, यानी जिसने प्रोड्यूस करवाया उसी को काट देता है ये ना। ईस्ट्रोजन जो है ये कब प्रोड्यूस होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज होना शुरू होता है प्यूबर्टी के ऊपर और वो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाना शुरू होता है, तो वहाँ से एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल्स के अंदर होते हैं, जो चेंजेस प्यूबर्टी के ऊपर आते हैं, जिसमें बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है, ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट है। तो ये तमाम चेंजेस जो हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये तमाम चेंजेस जो ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एस्ट्रोजन की मदद से आते हैं। इसके अलावा ये हीलिंग और रिपेयर के अंदर भी काम करता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है, मेंसेस हो जाते हैं, तो जो भी चेंजेस थे यूट्रस की वॉल के अंदर वो तमाम ज़ाया हो जाते हैं। उसके बाद उसकी जो हीलिंग होती है और जो रिपेयर होता है यूट्रस की वॉल के अंदर, उसके अंदर जो है वो एस्ट्रोजन रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए यंग फीमेल के अंदर तो उनकी जो सेक्सुअल मैचुरेशन है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होती, तो वो स्टेराइल हो जाते हैं। अच्छा, ओवर सीक्रेशन अगर होने लगी इसकी तो इसकी वजह से कुछ ट्यूमर्स जो हैं, कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो होने लगती है, जैसे कि फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड जो है ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, यूजुअली यूट्रस के अंदर होती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अंदर भी जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है दिस इज अनदर फीमेल हार्मोन, ये कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है। कॉर्पस लूटियम क्या होता है? जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और फिर इसमें से जब ओवम बाहर चला जाता है तो बाकी का जितना भी मटेरियल है वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कौन करवाता है? ये काम LH करवाता है। तो ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल LH जो है वो कन्वर्ट करवाता है किसे? ग्राफियन फॉलिकल को किसके अंदर? कॉर्पस लूटियम के अंदर कन्वर्ट करवाता है। ये वाला काम नहीं, सॉरी, ये वाला काम, ठीक है जी। लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उससे नहीं आता, कॉर्पस लूटियम से नहीं आता, बल्कि वो प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। तो जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती तब तक कॉर्पस लूटियम से आता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो इनिशियली कॉर्पस लूटियम से आता है, लेकिन बाद में प्लेसेंटा जो है वो ये प्रोड्यूस करने लगता है। जो प्रोजेस्टेरोन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अगर ये ना हो तो यूट्रस के अंदर जो भी चेंजेस आए हुए हैं वो ज़ाया हो जाएंगे और बेबी जो है वो लॉस हो जाएगा। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो ये है कि ये इनहिबिट करता है FSH को। नाउ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तब तक रिलीज होता है जब तक या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है या फिर प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर FSH जो है, प्रेगनेंसी के अंदर FSH जो है वो नहीं आ रहा होता। जब ये नहीं आ रहा होता तो नए जो ओवम है वो मैच्योर नहीं हो रहे होते। इसका मतलब दोबारा से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी एक प्रेगनेंसी चल रही है। तो ये इनहिबिट करता है FSH की सिक्रेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड से, ताकि मोर फॉलिकल्स जो हैं वो राइप ना हो, मोर फॉलिकल्स मैच्योर ना हो। इसके अलावा इसका जो काम है वो ये है कि ये वैस्कुलराइज करता है, थिकन करता है। जो एंडोमेट्रियम होती है, जो कि यूट्रस से सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसको प्रिपेयर करता है, उसको तैयार करता है, इस काबिल बनाता है ताकि वो प्रेगनेंसी को जो है वो मेंटेन कर सके। प्रोजेस्टेरोन जो है वो ओव्यूलेशन को भी सप्रेस करता है, ना सिर्फ FSH को इनहिबिट कर रहा है बल्कि जो LH है उसके काम को भी रोक रहा है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। अंडर सीक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डिक्रीज करता है चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड मे कॉज अर्ली मेंस्ट्रुएशन। तो अब अगर किसी फीमेल के अंदर ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसकी अंडर सीक्रेशन हो, इसका अमाउंट बहुत कम रिलीज हो, तो जो यूट्रस है वो इस काबिल नहीं होगा कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। तो ओव्यूलेशन तो हो जाएगी, ओवम आ जाएगा, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा, लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो सकेगा क्योंकि यूट्रस इस काबिल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा तो अंडर सीक्रेशन की वजह से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएंगे चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड मे कॉज अर्ली मेंस्ट्रुएशन। ऑब्वियसली ना, क्योंकि जो लूटियल फेज़ होता है जिसके अंदर तकरीबन 14 to 15 डेज़ का लूटियल फेज़ होता है, उसको मेंटेन करके रखना जिम्मेदारी होती है प्रोजेस्टेरोन की। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो वो जो चेंजेस हैं वो पहले ही ज़ाया हो जाएंगे, तो वो मेंसेस जो है वो अर्ली हो जाएंगे। अंडर सिक्रीशन अगर प्रेगनेंसी के दौरान होगी तो उससे मिसकैरेज हो जाएगा।
तो अगर प्रेगनेंसी से पहले हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो रही है, तो हो सकता है बेबी इम्प्लांट ही ना हो सके, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। और अगर प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद अगर किसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई तो बेबी जो है वो लॉस हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये मेल गोनेड है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक सेक्स हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये प्रोड्यूस करता है। ये कौन से सेल से आता है? तो एक तरह के सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। लेडिग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन जिसका दूसरा नाम था LH। LH का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये LH का ही दूसरा नाम है। तो LH जो है वो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मैच्योरेशन इनिशिएट करवाता है किसके? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो जिस तरह फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी के ऊपर एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, बिल्कुल इसी तरह मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरेशन होती है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और सेक्स ड्राइव जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हेयर ग्रोथ है, बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ है, फेशियल हेयर ग्रोथ है, मसल बल्क है, डीपनिंग ऑफ वॉइस है, सारे के सारे मेल के अंदर होता है। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है, स्पर्म प्रोडक्शन FSH भी करवाता है और इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का भी रोल होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो मेंटेनेंस है उसके अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसकी अंडर सिक्रीशन होती है तो डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर्स जो है या मेल स्टेरिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। मेल के अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर। मेल के अंदर भी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन की वजह से फेमिनिन कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं और स्टेरिलिटी भी हो सकती है, मेल जो है वो रिप्रोडक्शन के काबिल शायद ना रहे ना। ये कुछ स्किल्स हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स सम कंपनीज क्लेम दैट ग्रोथ इज पॉसिबल इन पीपल हैविंग शॉर्ट हाइट। तो भाई कुछ कंपनीज कहती हैं कि अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो इसकी बेसिस क्या है, इसका रीज़न क्या है? तो बहुत आसान सी बात है, अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो अगर आप उसे ग्रोथ हार्मोन दे दें, लेकिन आपको उससे पहले देना पड़ेगा जब तक उसकी बोन्स जो है उनकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई है। बोन्स जो है उनकी एक बार जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है अराउंड 20, 21, 22 साल की एज के अंदर, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उससे पहले अगर दे दिया जाए तो येस उसकी हाइट जो है वो फर्दर इंक्रीज हो सकती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज स्टेरॉइड्स इन स्पोर्ट्स एंड देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन इट्स यूजर्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिम जाने वाले जो हैं वो वेट लिफ्टर्स जो हैं वो भी लेते हैं और कुछ स्पोर्ट्स के अंदर लोग भी लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो बता दें। तो भाई स्टेरॉइड जो है वो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हमें पता है बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। वो नेचुरल स्टेरॉइड्स है जो मार्केट से मिलते हैं, वो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स हैं। आर्टिफिशियल स्टेरॉइड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो नेचुरल हैं उनकी जगह पर वो रोल प्ले कर सकें या उनको जो है वो इन्हांस कर सकें, उनके रोल को इन्हांस कर सकें। तो एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं और एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं। एनाबॉलिक वो हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, मास बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। तो एनाबॉलिक फंक्शंस जो है ये प्रमोट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मसल्स को, क्योंकि जो आपके टेस्टोस्टेरोन है वो मसल बल्क, मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मसल बल्क आता है। तो मसल की जो ग्रोथ है उसको करवाते हैं ये टेस्टोस्टेरोन या फिर जो स्टेरॉइड्स होते हैं। तो मसल गेन करने के लिए, वर्टिकल ग्रोथ के लिए, वेट गेन करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, तो ये यूज़ किए जाते हैं स्टेरॉइड्स। एंड्रोजेनिक जो है ये मैस्कुलिन जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेल के जो फीचर्स होते हैं वो अटेन करने के लिए, वो इन्हांस करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक स्ट्रेंथ है, लाइक एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, इनको इंक्रीज़ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये स्पोर्ट्समैन को जो है वो बिगर बनाती हैं, स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, मोर कंपैरेटिव बनाती हैं। बट आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स जो है उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक प्रॉब्लम, जो बहुत सारी प्रॉब्लम है स्टेरॉइड से रिलेटेड, नंबर 1 एक तो ये इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। अभी जो इंडिया के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस चल रहा है कोविड के पेशेंट्स के अंदर, तो उसके बारे में भी यही सुनने में आ रहा है कि इससे जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट के तौर पर जो है वो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो इनको शायद हर किसी को शायद स्टेरॉइड देना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में देना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो गई। इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनके ऊपर ये फंगस अटैक कर रहे हैं। तो स्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, ये रोकते हैं इम्यून सिस्टम को। इसके अलावा लिवर डिजीज़ जो हैं वो स्टेरॉइड यूज़ करने वाले लोगों के अंदर, जो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। किडनी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, हाई ब्लड प्रेशर इनके अंदर मिलता है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ है, ब्लड क्लॉट्स हैं, स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, ठीक है, ब्रेन डैमेज के चांसेस होते हैं और कैंसर तक के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आर्टिफिशियल स्टेरॉइड जो है वो यूज़ करने से हो सकती हैं। पीनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड जिसे कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस के साथ होता है, ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इसका प्राइमरी हार्मोन जो है वो मेलाटोनिन एक ही हार्मोन है। मेलाटोनिन एक तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट और उनकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा ये हमारी जो सर्केडियन रिदम्स है, जो डेली की रिदम्स होती हैं, हमारी डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर कुछ वक्त के बाद रिपीट होती हैं,
उनको भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा थाइमस एक ग्लैंड है हमारे पास, ये लार्जेस्ट सब होता है चाइल्डहुड के अंदर, ये इम्यूनिटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड होता है। ये आपकी जो सेंट्रल बोन है स्टर्नम के पीछे मौजूद होता है। इसका हार्मोन है थाइमोसिन, जो कि जो टी सेल है उनकी डेवलपमेंट के अंदर, उनकी मैच्योरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कुछ और हमारे पास एंडोक्राइन टिश्यूज़ या सेल्स हैं, ये प्रॉपर ग्लैंड्स तो नहीं है बट कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो एक हमारे पास हार्मोन है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है ये प्रोड्यूस होता है स्टमक की वॉल से। स्टमक की जो दीवार है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन। अभी गैस्ट्रिन जाता है ब्लड में, ब्लड के बाद होके आता है वापस स्टमक के पास, और स्टमक के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैराइटल सेल्स, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। पैराइटल सेल को आगे बोलते हैं भाई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करो, ठीक है। इसके अलावा तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन जो है ये बेसिकली प्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा सीक्रेटिन, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। सीक्रेटिन वो हार्मोन है जो डिडेनम से आता है। इसके अलावा एक और हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, ये भी डिडेनम से आता है, और ये आने के बाद करते ये हैं कि ये जाते हैं पेनक्रियास के पास। सीक्रेटिन जाता है पेनक्रियास के पास और कोलिसिस्टोकाइनिन जाता है गॉल ब्लैडर के पास। ये पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करवाता है और कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर से बाइल प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। दे आर बोथ फॉर्म इन द ड्यूडेनल सेल्स। प्लेसेंटा के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक तो ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक और ग्रुप है लोकलाइज हार्मोन का, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इम्यूनिटी के अंदर भी काम आते हैं ये। इसके अलावा हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के अंदर भी काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी काम आते हैं, तो बहुत सारे रोल हैं इनके। तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एंडोर्फिन्स ये प्रोड्यूस होते हैं ब्रेन के अंदर, ये पेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और सेंसेशन जो होती है पेन की उसे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फीडबैक मैकेनिज्म। ना फीडबैक एक ऐसा टाइप का इंटरेक्शन होता है जिसके अंदर जो भी रिएक्शन चल रहा है वो अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। कोई भी रिएक्शन जो चल रहा है उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो उस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। दो तरह का फीडबैक होता है, ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से होगा। एक पॉजिटिव फीडबैक होता है जिसके अंदर होता यह है कि जो भी एंड प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सी में, तो सी जो है वो जाके क्या करेगा, मोर एंड मोर सी बनवाएगा। यानी सी जो है वो जाकर कुछ ऐसा करेगा कि ये रिएक्शन चलता रहे और फास्ट हो जाए और ज़्यादा सी प्रोड्यूस हो, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। तो जो भी एंड प्रोडक्ट होता है वो अपनी ही प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यानी कोई भी एंड प्रोडक्ट अगर ऐसे काम कर रहा है कि उसकी प्रोडक्शन और बढ़ रही है तो हम इसे पॉजिटिव फीडबैक का नाम देता है। ये काफ़ी रेयर है, हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम एग्जाम्पल से देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव फीडबैक, चाइल्ड बर्थ जो है वो एक पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है। जो चाइल्ड बर्थ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, वो ऑक्सीटोसिन से होती है। तो अर्ली जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं। इस वीक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी थोड़ा सा पुश होता है, जिसकी वजह से जो सर्विक्स है, जो यूट्रस का नीचे वाला एंड होता है वो थोड़ा सा डायलेट होता है। वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, तो और ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है। बेबी और आगे पास होता है तो और सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली मोर एंड मोर रिलीज होता जा रहा है ऑक्सीटोसिन। तब तक होता रहेगा जब तक बेबी बाहर ना आ जाए और उसके बाद फिर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो फर्दर अब स्ट्रेच नहीं हो रहे। तो हेड ऑफ द बेबी पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, वो ट्रांसमिट होती है ब्रेन के पास। ब्रेन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। ऑक्सीटोसिन ब्लड के जरिए यूट्रस में आता है, ऑक्सीटोसिन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से वो फर्दर सर्विक्स जो है वो स्ट्रेच होता है और जो है वो ये साइकिल दोबारा से चलती रहती है। तो मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल बहुत आसान से है। इसमें ये होता है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो रिवर्सल करवाता है, यानी अपनी ही प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। तो रिवर्सल करवाता है द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, तो या फिर तो जो भी काम हो रहा है उसको बंद करवाना, उसको अपोज करना जो है ये नेगेटिव फीडबैक के अंदर आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके अंदर होता यह है कि कोई भी जो ग्लैंड होता है वो कॉन्सेंट्रेशन सेंसिटिव होता है, यानी कोई भी चीज़ वो जब रिलीज़ करता है तो वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो रिलीज़ कर रहा है तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी तो वो रिलीज़ करना बंद कर देगा। तो ये ऑपोजिट जो है वो काम हो रहा है, दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड ग्लूकोज है, जब खाना खाते हैं ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है तो बीटा सेल्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जाने लगता है। जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जाने लगता है तो उनको पता लग जाता है कि भाई अब इंसुलिन की ज़रूरत है, तो वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन क्या करवाता है, इंसुलिन लोअर करवाता है ग्लूकोज। कैसे लोअर करवाता है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर दाखिल कर देता है। जब इंसुलिन सेल्स के अंदर पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर इंसुलिन बॉडी के सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज जाने लगता है और इंसुलिन जो है वो एक्सेसिव ग्लूकोज को जमा करवा देता है लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर,
फैट्स के अंदर, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है, और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है तो इंसुलिन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, इंसुलिन की सिक्रीशन बंद हो जाती है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की। सिमिलरली अगर ब्लड का ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ग्लूकागॉन जो है, अल्फा सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और अल्फा सेल्स क्या करेंगे, ग्लूकागॉन रिलीज करना शुरू करेंगे। ग्लूकागॉन ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा, बढ़ाता रहेगा। जब ब्लड को ग्लूकोज नॉर्मल पे आ जाएगा तो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये एग्जांपल्स है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की। मोस्ट ऑफ द फीडबैक जो होते हैं बॉडी के अंदर वो नेगेटिव फीडबैक होता है। तो ये हमारे पास स्टिमुलस है, खाना खाया आपने, ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेज हो गया, हाई ब्लड ग्लूकोज को पेनक्रियाज ने सेंस किया और उसने रिलीज़ किया क्या, उसने रिलीज़ किया इंसुलिन ने जाकर उसको जमा करवा दिया कहाँ पे, लिवर के अंदर ग्लूकोज जमा करवा दिया और उससे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा दिया। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होने लगी। इस डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन को एज अ मैसेज लिया पेनक्रियाज ने और उसने जो इंसुलिन की सिक्रीशन थी वो कम कर दी। ठीक है, सो दिस इज़ फीडबैक इनहिबिशन। अब आ जाते हैं उस डायग्राम के ऊपर। हाँ भाई, तो ये हमारे पास पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस से एडीएच बना रहा है, ऑक्सीटोसिन बना रहा है और रेगुलेटरी हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर लोब से एसीटीएच है, टीएसएच है, जीएच है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एफएसएच है, एलएच है और एमएसएचआर है। पोस्टीरियर लोब से एडीएच और ऑक्सीटोसिन आ रहा है। खैर मेरे ख्याल में आप भी दोबारा देख ही सकते हैं, सारे के सारे वही हार्मोन्स हैं जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है।